जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच गोदान उपन्यास का जो हम लोग कर रहे थे, यानी गोदान उपन्यास तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो गोदान उपन्यास का मैं वीडियो बना रही थी। लेकिन आज जो गोदान उपन्यास में आप देखेंगे कि लगातार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन की श्रृंखलाबद्ध रूप से, है ना। ये देखिए, कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे वो कर दिया है हाईलाइट, कि इन टॉपिक को देखेंगे और किस तरीके से हमें मतलब कि आगे पढ़ना है और क्वेश्चन किस प्रकार से उसका आंसर करना है, वो चीज हम कंटिन्यूएशन में आज देखेंगे। आपने देखा होगा कि प्रीवियस लेक्चर में किस प्रकार हमने दिव्या वगैरह का कराया है, दिव्या उपन्यास का, और फिर एक वीडियो बना के दिव्या का समराइज कर दिया था। ऐसे सेम थिंग इसमें भी वही करेंगे। यानी आज जो हमारा वीडियो होगा कि देखिए, गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। तो ये महाकाव्यात्मक अगर उपन्यास है तो ये कैसे है, इसको क्यों ऐसा कहा गया, और इसी तरीके से अगर देखा जाए कि गोदान उपन्यास के बारे में, कि इसके मनोविज्ञान के बारे में कहें तो मनोविज्ञान का प्रयोग कैसे किया गया, या गोदान में आप देख रहे हैं कि गोदान में नारी विमर्श का कैसे चर्चा रहा है। गोदान में अगर आप देखिए तो एक तरीके से जाति समस्या अगर आपको देखने को मिले तो जातीय समस्या किस रूप में देखने को मिलती है। यहाँ तक कि उनकी मनोवृत्ति में आप देखते हैं कि आदर्शवाद बनाम ये भी है कि आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की जो समस्या है वो गोदान में कैसे देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो गोदान उपन्यास आप पढ़ते हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और उपन्यास अपने आप में कई चीजों को लेके चलता है। खास तौर पे तो आपको देखिए कि इसमें दो पीढ़ियों की टकराहट की कथा देखने को मिलेगी। चारित्रिक योजना वगैरह तो हमें करना ही करना है, इवन वर्गीय समस्या, होरी के चरित्र। तो इस प्रकार जितने ही चरित्र इसमें हैं, यानी चाहे होरी का हो गया, धनिया का हो गया, शहरी कथा में आप मालती मेहता को ले लिया, उनकी कथा हो गई, इन सभी का चारित्रिक विशेषता भी एक आता है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ से ये जो हम टॉपिक प्रॉपर करना है, इसको इसको तो हमें टॉपिक करवाना ही है, कि इन क्रमबद्ध रूप से जो टॉपिक करवाने का जो श्रृंखला चलेगा वो इसी रूप में चलेगा। लेकिन इससे पहले मेरा ये मतलब है कि आप इस चीज को देखें, यानी प्रीवियस ईयर में लगातार जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेगमेंट से, कि गोदान जो है, गोदान तथा प्रेमचंद की अन्य सर्वश्रेष्ठ कहानियों के बारे में अगर देखें तो वो किस रूप में है। यानी गोदान की बात करें तो गोदान की धनिया स्त्री चरित्र का उदात्त रूप है। सुउदाहरण प्रकाश डालिए, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। गोदान की बुनावट का विवेचन कीजिए। यह गोदान न केवल ग्रामीण जीवन का बल्कि समूचे भारतीय जीवन की समस्याओं यत्किंचित संभावनाओं का आख्यान भी है। यानी इन लगातार अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें ना, तो क्वेश्चन की देखने के अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड समझ में आएगा। एक ट्रेंड क्या होना चाहिए, कि एक तो जैसे कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसको दो रूप में विभक्त कर लेते हैं, कि एक तो अगर हमने उसका देखा तो उसकी कथानक कैसे बुनी, यानी एक संवेदना, दो चीज हो जाता है। एक उसकी संवेदना का पक्ष देख लेते हैं, संवेदना के पक्ष के साथ दूसरा देख लेते हैं शिल्प का पक्ष। संवेदना के स्तर पे गोदान आपको कहाँ टच करता है, स्पर्श करता है कि नहीं, यह शिल्प के स्तर पर या भाषा शैली की दृष्टि से गोदान और मैला आंचल ये दोनों आपके सिलेबस में है। तो गोदान और मैला आंचल का तुलनात्मक विवेचन, ये देखिए प्रीवियस ईयर में लगातार आए हुए क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको गोदान से देखने को मिलते हैं। गोदान में आप जैसे पहले ही ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये अभी 2019 का क्वेश्चन बताया, पेपर सेकंड में आपका आया है, कि गोदान की जो पात्र हैं धनिया, धनिया यानी वही गोबर की माता हो गई और होरी की पत्नी हो गई धनिया। तो धनिया स्त्री चरित्र का उदात्त रूप है। आपको वैसे देखने को मिलेगा, लगातार आप जब सुनेंगे धनिया के बारे में बड़ा कटु स्वभाव लगेगा, वो चाहे झुनिया के प्रति उसका बर्ताव प्रारंभ में लगेगा, या जिस तरीके से वो व्यवहार करती है घर में तो बहुत कटुता से लगेगा। इवन गांव वाले भी उस तरीके से बिहेव करते हैं धनिया से, तो लगता है बहुत कटु स्वभाव की। पर जो आपसे प्रश्न किया है, प्रश्न बिल्कुल उसके विपरीत जाके, यदि उसको उदात्त स्वरूप, आपको उसका उदात्त स्वरूप दिखाना, आपको उसका उदात्त स्वरूप कब दिखता है, उदास स्वरूप तब आपको दिखता है जब जिस झुनिया को कहती है कि वो घर में आएगी और उसको नहीं रखेगी, तो भी वो रखती है। हालांकि देखिए, अभी आपने पूरा उपन्यास तो मैंने वहां पे क्रमवार करवाया नहीं है, फिर भी अगर पहले से आपने पढ़ा होगा तो आपको पात्र जरूर कंफर्म होंगे कि कौन इसमें झुनिया है और कौन करके अलग अलग जो पात्र हैं। समानांतर कथाएं चलती हैं तो काफी ज्यादा पात्र हो जाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा पात्र हैं जो बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका में होते हैं। उसी में जिससे इनका बेटा जो होता है गोबर, धनिया के बेटे का नाम गोबर होता है, गोबर जिसे प्रेम करती हुई झुनिया होती है। और आप देखते हैं कि झुनिया को ये पहले
कहती है कि उसको अगर वो आएगी घर में तो बिल्कुल चुड़ैल का नोच लेंगे, ऐसा करके उसको अपनाएंगे नहीं। पर एक उदात्त रूप माँ का देखने को मिलता है कि जब वो आती है और एक उसको देखते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में एक स्त्री है, तो वो गांव से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि गांव वाले कहते हैं, भोला जो होते हैं, ग्वाला जिनकी बेटी होती है, वो कहते हैं अगर तुम उसको निकाल देती, अगर उसको अपने घर से निकाल देती तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन अनवरत कष्ट सहने के लिए तैयार होती। यहाँ पे उसका उदात्त रूप देखने को मिलता है और एक असमंजस की स्थिति होती है कि वो इतनी उदात्त कैसे हो सकती है। जब उसका बेटा उसे छोड़ के जाता है तब भी उदात्त स्वरूप आपको देखने को मिलता है। हालांकि क्रमवार इसका चर्चा हम करते रहेंगे, सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उपन्यास पढ़ने के पहले आपको उपन्यास का थोड़ा सा समझना है। प्रेमचंद जी के मनोविज्ञान के रूप में अगर देखा जाए तो उनका मनोवैज्ञानिक आधार क्या रहा है, यानी उसमें हल्का फुल्का समाजवाद, थोड़ा बहुत मार्क्सवाद, थोड़ा बहुत यथार्थ। यथार्थ तो बहुत ज्यादा कटु सत्यता जो है वो बिल्कुल उभर के आया है कि किसान के साथ उसके पूरे जीवन काल में आप देखते हैं कि एक स्वप्न को साकार करते करते उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। एक ऋणग्रस्तता की वो जो जंजाल है उससे वो मुक्त कभी नहीं हो पाता। ये किंचित इन संभावनाओं की व्याख्यान के रूप में ये कहता है। और देखिए इन चीजों को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि जैसे इसने क्वेश्चन पूछा ये कि गोदान न केवल ग्रामीण जीवन का बल्कि समूचे भारतीय जीवन की समस्या। यानी अगर आप ये उपन्यास पढ़ते हो 1936 उपन्यास अपने चरम स्तर पे जब जाते हैं, गोदान प्रेमचंद जी का लिखा ये ऐसा उपन्यास है जो सबको एक दरकिनार कर देता है और सारी जो समस्याएं उसको सारी समस्याओं को एक उपन्यास पढ़ते पढ़ते आपको शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानकारी हो जाता है कि उस समय काल में हर एक वर्ग के साथ कौन कौन सी समस्या रही, चाहे वर्गीय स्तर पे, चाहे जातीय स्तर पे, चाहे नारियों के साथ हो गई समस्याओं का स्तर देखे या कृषि समुदाय के साथ समस्या हो गई, ये सारी समस्याएं आपको एक साथ देखने को मिलती हैं। तो पूछा भी जाता है प्रश्न, इस तरीके से पूछते हैं, लगातार पूछते हैं कि जो उपन्यास है, हिंदी उपन्यास है, उसकी आधुनिकता की चर्चा गोदान से शुरू होती है। क्या आपको लगता है कि आधुनिकता की शुरुआत गोदान से होनी चाहिए, या आधुनिक क्या समस्या है जो गोदान में आपको दिखता है? गोदान क्या देसी आधुनिकता के कौन कौन से तत्व गोदान को आधुनिक सिद्ध करते हैं? फिर क्वेश्चन कहता है कि गोदान न केवल कृषक जीवन का महाकाव्य अपितु समूचे युग की व्यथा कथा है। इस कथन का पक्ष विमर्श प्रस्तुत कीजिए। है ना, ये तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ सारे प्रश्न की एक बार दिमाग में रहे, उसके अकॉर्डिंग जब मैं करूँ तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। बाकी लगातार इस पे क्वेश्चन पे डिस्कशन करते रहेंगे। ये थोड़े से ग्राम्य जीवन का आप देख लीजिए, है ना, फिगर आउट करने के लिए किस तरीके से। ये देखिए लगातार इसमें ये बताया गया कि कुछ पात्रों के नाम, है ना, बराबर आएंगे तो थोड़े बहुत पात्रों के नाम से, वैसे तो आप जब पात्र का उनका पढ़ रहे होंगे तो आई थिंक उसमें तो समझ में आ ही रहा होगा। फिर भी आप कुछ पात्र को देखिए, जैसे यहाँ पे है सिलिया, है ना, सिलिया पात्र को देखेंगे आप तो ये देखिए सिलिया पात्र कौन है, ये पंडित माता दीन की प्रेमिका है, तो ये भी जात वाली समस्या इनके साथ भी रहती है ना। और ऐसे ही करके रामू है, हरखू पंडित दाता दीन है, शोभा, शोभा यानी आप देखते हैं कि जो उनके भाई होते हैं होरी होते हैं, उनके दो भाई हैं हीरा और शोभा। और राय साहब अमर सिंह पाल अवध प्रांत के एक जमींदार होते हैं, सिमरी गांव के निवासी होते हैं, तो इनके बारे में भी हम देखते हैं कि सिमरी गांव के निवासी किस प्रकार के होते हैं। और इनका देखिए कहने और करने में बहुत अंतर होता है, तो फिर हम इनके बारे में भी देखते हैं कि किस प्रकार उनके कहने में कोई चीज को वो कहते हैं और कहने के बाद उस चीज में दोनों में कितना अंतराल देखने को मिलता है। लगातार इस चीज पे वो भी आरोप भी लगता है। तो ये देखिए, यानी एक उनके बारे में देखें तो एक तरीके से कि राय साहब की बेटी प्रोफेसर भी मेहता और सरोज गोविंदी, राजा सूर्य प्रताप सिंह, श्याम बिहारी तनखा, तो श्याम बिहारी तनखा हो गए खन्ना साहब की पत्नी मिस मालती, जो कि इंग्लैंड से ड्रॉ करके लॉ करके पढ़ाई पढ़ने आई होती है, एक युवती होती है। और राय साहब के बेटा रुद्रपाल होते, मीनाक्षी होती थी। ये सब अभी आएंगे उपन्यास, क्योंकि हम लोगों ने बहुत आगे भी खींचा नहीं है, तो ये बराबर पात्र जो है वो लगातार आपको देखने को मिलते रहेंगे। ओंकार नाथ जो दैनिक पत्र बिजली के संपादक थे, और कुछ लोगों का नाम इसमें मेंशन किया गया, हालांकि वो उतने भी महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि और भी लोग इसमें लगातार आते रहते हैं। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर को, और अभी क्योंकि ये 2-3 उसमें चलेगा पार्ट में, तो लगातार ये क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करती रहूंगी। फिलहाल भारतीय सिविल सेवा में अगर देखेंगे तो आप उपन्यास और यथार्थवाद हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास में आप देखते हैं कि किस प्रकार लगातार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उपन्यास से संबंधित, है ना। और फिर आप इसमें देखते हैं कि गोदान में दोनों कथाओं को बीपीएससी में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि पहला हमारा ये होना चाहिए कि पहले हम ये चीज को समझते हैं, एक एक क्रमवार समझते हैं कि
सबसे पहले कि गोदान की शुरुआत कहाँ से हुई, और गोदान जो वैचारिक तौर पे हमको इतना सशक्त बनाता है, समाज के उन लोगों से मिलाता है जिनसे शायद आप समाज में मिल नहीं पाए, एक उपन्यास वो आपको यात्रा कराता है। तो सबसे पहले गोदान के उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं तो ये समय है जो प्रेमचंद जी का, जब ये उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखा जाता है, तो इस उपन्यास के बारे में हम देखेंगे कि ये उपन्यास का दौर है क्या, 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में जब लिखते हैं तो अब आप जब भी कोई चीज देखो ना तो जरूर उसके इतिहास में जाके झांकना चाहिए। इतिहास का अगर थोड़ा सा भी अध्ययन किया है या नहीं भी किया है तो इतना तो पता है कि एक समय था जब आपने यहाँ पे देखा कि लगातार गांधी जी आए, 17 का चंपारण हुआ होगा, है ना, खेड़ा हुआ होगा, ऐसे बहुत सारे, चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, सब आंदोलन हुए। और एक समय आप देखते हैं कि लगातार आंदोलन होते होते 36 वगैरह का दौर ये हो गया कि भारत छोड़ो तो नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी स्थिति हो गई कि आंदोलन अपने चरम स्तर पे आ रहा है और लग रहा कि हाँ अब कहीं ना कहीं देश आजाद होगा, और देश आजाद होने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है। एक बहुत ही संक्रमणकालीन दौर था जब हम ऐसी जगह पे पहुंच गए कि हमने आंदोलन करके जो सपना आजादी का देखा था वो आजादी पूरी होने वाली थी। लोग बहुत खुश हैं इस तरीके से, क्योंकि बीच बीच में आपको जो यहाँ के जमींदार है ना, जमींदार है राय साहब, उनके बारे में आपको सुनने को मिलता मिलता होगा कि किस तरीके से राय साहब जो है उधर आंदोलन चलता है तो आप देखते हैं कि वो असहयोग आंदोलन वगैरह में पार्टिसिपेट करना और सारी चीजों में बहुत ज्यादा आते हैं। तो मतलब आपको 1936 का अपने इतिहास से भी जोड़ना, क्योंकि इतिहास के संदर्भ में ही कोई साहित्य लिखा गया होता है तो हम उसकी परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई भी चीज लिखा गया तो हमें ये देखना है कि उन परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में लिखा गया, क्योंकि परिस्थिति ही उसकी आधार भूमि एक तरीके से होती है ना, कि उस समय का समाज कैसे होगा, सामंतवादी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, अगर सामंतवाद ढह रहा होगा तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, ये सारी चीजें कनेक्टिंग द डॉट्स विद हिस्ट्री। आप हिस्ट्री से इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिलहाल जो हम बात करते हैं कि प्रेमचंद जी का उपन्यास जो है 1936 ईस्वी, एक ऐसा काल जो संक्रमणकालीन दौर है। कौन सा संक्रमणकालीन दौर, जब आपको लगता है कि मध्यकालीनता आप छिन्न भिन्न हो रही है और आधुनिक शक्तियां पहली बार जो ऐसा लग रहा है कि वो पैठ बनाई है और हम लोग आंदोलन के लिए बहुत तेजी से जागरूक हुए हैं, सशक्त हुए हैं। तो अब लग रहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण संरचना है, वो पटरी पे धीरे धीरे वापस लौटेगी, अचानक तो नहीं लौटेगी। 1947 तक आते आते आपको मिलता है, लेकिन आप कहते हैं कि बहुत लंबा अंतराल नहीं है, एक जिजीविका लोगों के अंदर एक आकांक्षा जो था ना वो पूरा होने के समीप था। लेकिन इससे पहले आपने देखा था कि लगातार इतने लूट मार ये सब हुए थे, हमारी आर्थिक बदहाली किसी से छुपी नहीं थी। वो देश जो बहुत ज्यादा व्यापार करता था आज वो कौन सी स्थिति में था, एक स्थिति में था जब हमको खाली कर चुके थे अंग्रेज, वापस जाते जाते खाली कर चुके थे। और उस समय भी आप देखते कि सामंतवाद, सामंतवाद जो है, सामंतवाद के ही तो एक प्रहरी के रूप में आते हैं राय साहब, जो दिखाते तो राय साहब बहुत पीड़ा है, वो अंदर से व्यक्त करते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई लाठी चलाने वाला है, यानी लाठी चलाने वाला कोई तो है, चाहे वो अंग्रेजी बैठा हुआ है। अगर उसने मुझे सामंती व्यवस्था में ये दिया है और जमींदारी का काम दिया है तो लगान किसको वसूलना है, लगान वसूलने के लिए हमें डंडा कौन करता है, ये करता है सामंतवाद का। यही तो है कि राय साहब फिर अपने कारकुन से कहते हैं कि जाके वसूल के लाओ। हाँ, अगर कारकुन, अगर मान लीजिए कारकुन इनके नहीं वसूलना चाह रहे हैं तो भी कारकुन को वसूलना पड़ेगा। और होरी को वो क्या समझाता है लोगों को, जब होरी को आपने देखा कि वो गए इनके पास, किनके पास, होरी जब राय साहब के पास गए और ये हुआ कि कोई कार्यक्रम होने वाला है, रामलीला से संबंधित कार्यक्रम था, ये हुआ कि धनुष यज्ञ होने वाला है, उस दिन आपने राय साहब के मुंह से एक पीड़ा सुनी होगी। अब चाहे वो पीड़ा इसमें प्रेमचंद जी ने, देखिए एक चीज तो है, प्रेमचंद जी ने इसमें एक लोग की पीड़ा नहीं सभी की दिखा दी, कि ऐसा ना हो कि राय साहब का कोई दर्द ही नहीं समझे, एक जमींदार के मन में दिल में कोई दर्द ही नहीं है। वो जमींदार होरी से भी अपना व्यक्त करता है और कहता भी है कि होरी मैं तुमसे ये व्यक्त कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं अपने बराबरी का करूंगे तो लोग मेरा क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। एक समय आप देखते हैं कि यही राय साहब जब जंगल में होते हैं, शिकार पर होते हैं, तो भी अपनी बात कहते हैं। यही राय साहब तब भी लड़ते हैं, या लड़ते क्या है, बहस हो जाती मिस्टर मेहता से, जब मिस्टर मेहता इनके घर पे आते हैं और ये कहते हैं
कि मैं उस तरीके से लोगों की मदद करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे ये चीज। उन्होंने कहा कि नहीं समझोगे आप लोग, और मिस्टर मेहता ने कहा भी, जो व्यक्ति कहने पे कुछ कहता और है और करने पे कुछ और बिलीव करता, तो ये जो दो रंग का गिरगिट वाला, रंग बदलने वाला, वो मुझे नहीं पसंद है। आपको देखने को मिलेगा इसमें हर एक व्यक्ति के जज्बात, यानी जैसे एक मनुष्य होता है ना, एक मनुष्य होता है, और मनुष्य का आपको जो सामने फ्रंट जो दिखता है, फ्रंट के बैक में बहुत कुछ होता है और वो सभी से साझा नहीं कर सकता। म- मनोवैज्ञानिक स्तर पे जब आप इसको देखते हो ना, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पे प्रेमचंद जी ने दोनों पक्षों को उजागर किया। कैसे? आप कैसे, मतलब पहला ही क्वेश्चन 2019 में दे दिया, धनिया। धनिया को आपने देखा कि धनिया सामने से कैसी दिख रही है? बिल्कुल कठोर दिखती है। कोई कह सकता है कि धनिया आएगी झुनिया तो उसको रख लेगी, झुनिया से बहुत अच्छा व्यवहार करेगी? ये झुनिया को जब उसका पति छोड़ के चला जाएगा लखनऊ, जब वो बेसहारा होगी, तो क्या धनिया उसको अपने आश्रय में डाल लेगी? क्या वो सारे गांव से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? इस रूप को किसी ने देखा? नहीं देखा। लेकिन जब धनिया को ऐसा मौका आया तो उसने सबसे लड़ा, लड़ाई की, लड़के उसने झुनिया को रखा, झुनिया को आसरा दिया। तो ये आपने धनिया का दो रूप देखा। एक वो कठोर है गांव के साथ, जब उसको अपने जो देवर होते हैं उनसे लड़ाई की बात आती है, चाहे वो हीरा हो गए, चाहे वो शोभा हो गए, शोभा से तो नहीं, लेकिन हीरा ने जो गलत काम किया था उसकी गाय को मारने का, तो उसने पूरे गांव के सामने सुनी सुनाई, मतलब अच्छे से सुनाया। दूसरी बात, जब जुनिया को देख रहे थे कि जब वो वापस उसके बेटे ने उसको लेके आए, शादी कर ली और गलत तरीके से हुआ, तो गांव वालों ने किस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई की बात की, तो धनिया उसके सामने किस प्रकार एक, आप कह सकते हैं पत्थर की तरीके से खड़ी हो गई। पत्थर क्या मतलब कि एक तरीके से उन लोगों के लिए जैसे वज्रपात जैसा हो गया कि मैं हाँ सामने से नहीं हटूंगी, जो करना हो जो कर लो, जितना लगान लगाना हो लगा लो, मैं नहीं खेलने वाली। क्या धनिया के सामने किसी की हिम्मत थी? यहाँ पे वो कठोर थी, पर कठोर वो जनता के लिए थी, कठोर उस अन्याय के लिए थी, न्याय के लिए वो कठोर नहीं थी। न्याय के लिए वो झुनिया को जब न्याय दिलाती थी उसके लिए वो कठोर नहीं है, बल्कि न्याय धनिया झुनिया को न्याय दिलाने के लिए उसने सबके सामने एक बहुत बड़ा तमाचा दिया है, और खड़ी होकर उसकी सुरक्षात्मक रवैये को जिस तरीके से उसने अपनाया है, तो लोग दंग रह गए कि ये झुनिया को इस तरीके से कैसे करे। यानी एक साथ आपने देखा, इसका फ्रंट का भी देख लीजिए, एक साथ इसका आप बैक का भी देख लीजिए। एक व्यक्ति के चारित्रिक तौर से जो उसके सामने दिखता है उसके अंदर क्या होता है, इन दो रूपों को आपने दुनिया के माध्यम से देखा। सेम थिंग राय साहब के साथ दिखा है। जो राय साहब कहते हैं हमको बेल बूटे, है ना, पार्टी में शराब नहीं पिए तो नहीं चलेगा, और एक लैविश स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल उसको नहीं शो ऑफ करे, तो फिर लोग हमको समझेंगे कि हम काहे का जमींदार। लेकिन आप उस लैविश स्टाइल के पीछे जाके जमींदार का जो दर्द है, राय साहब का जो दर्द है, वो जाके वो मनोवैज्ञानिक स्तर पे किस तरीके से प्रेमचंद जी खंगालते हैं, वो खंगालते तब है जब ये राय साहब अपनी जो समस्या है उस समस्या को होरी के सामने रखते हैं। वो कहते हैं मेरी आत्मा मुझे ही धिक्कारती है। मतलब मैं इस चीज से ये समझ गया हूँ कि मुझे क्या लगता है कि जिस उसमें मैं बधा हूं ना, ये सामंतवाद बहुत जल्दी ढहने वाला है, और सामंतवाद ढहने के साथ हम लोग खुद ढह जाएंगे। ये इनका क्या हो गया, आंतरिक चरित्र। बाहरी चरित्र तो आपने देख लिया, पर आंतरिक चरित्र, तो ये जो दोहरा चरित्रात्मक रवैया इन लोगों का है, और एक व्यक्ति का जो आगे का या जो उसका बाह्य पक्ष है उसका आंतरिक पक्ष है, इसको दिखाना, यानी किसी के आंतरिक मन के इस सूक्ष्मांकन को करना, वो वैज्ञानिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर संभव है। और मनोवैज्ञानिक आधार पे ही जाकर प्रेमचंद जी ने इन पात्रों को अच्छे से खंगाला। इसका मतलब हम कहीं से कहीं तक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि गोदान में कहीं ना कहीं तक एक तरफ, ये एक तरफ झुके, दूसरी तरफ का दर्शन नहीं दिखाए, या एक निम्न जो श्रेणी के व्यक्ति हैं, निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के ये दर्द को दिखाए हैं, तो उसकी दर्द के पीछे की कहानी को नहीं दिखाया। या जो व्यक्ति राय साहब जैसे जमींदार है, तो उसके बाह्य पक्ष को दिखाए हैं, आंतरिक पक्ष या आंतरिक मनोभाव तक जाने की कोशिश नहीं की, उसको नजरअंदाज किए। ये हम नहीं मना कर सकते, नहीं कह सकते। अपनी खासियत गोदान उपन्यास की ये है कि गोदान उपन्यास इस मायने में यहाँ पे जाके बहुत अलग हो जाता है कि ये दोनों पक्षों को, यानी बाह्य पक्ष को दिखाने के साथ साथ आंतरिक जो मन के सूक्ष्मांकन है उसको भी दिखाता है। तो ये चीज है, जब भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, तो उसके दोनों पक्षों को हम उजागर करने का प्रयास करते हैं, और खासकर जो पूरे उपन्यास में मतलब केंद्रीय भूमिका में हो, ऐसे व्यक्ति की बात की जाए। आप बराबर होरी को देखते हैं, होरी को आप लगातार देखेंगे तो होरी को एक तरफ आपको लगेगा कभी कभी लालच वाला मन, कब लगेगा, जब उससे बांस खरीदने आता है कोई बाहरी, वो तो वो एक बार एक पल के लिए ना
वो समझौता कर बैठता है, पैसे के लिए समझौता कर बैठता है। इसकी बात देखते ही समझौता करने के बाद जब सामने वाला उसको तमाचा मारता है, तमाचा यानी उसको गलत वो कि आपके भाई हीरा शोभा को हम बता देंगे ये बात, ये ग्लानि से भर उठता है कि मैं इससे पार कैसे पाऊंगा। होरी होरी को ये चीज लगता है। होरी आप देखते हैं कि लगातार कई बार उसको गिल्टी फील होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये कैसे कर दिया, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, अपने भाइयों के साथ न्याय की बजाय अन्याय कैसे कह दिया। वो गाय को लेके चला जाता, उसके आंतरिक मनोभाव उसको कितने कचोटते रहते। वहां पक्ष उसको देखने को मिलेगा, कभी कभी लगेगा कि अंदर से, जैसे एक किसान को बोला गया कि बहुत धूर्त होता, बहुत चालाक होता है भी। हो रही इसमें डाउटली अनडाउटली कह सकते हैं, चालाक है, पर उसके आंतरिक मनोभाव को अंततः वो पीड़ाग्रस्त व्यक्ति अंत तक चला जाता है। लेकिन उसके अंदर आपने देखा कि एक मालिक का कैसे सम्मान करना है, एक मालिक के प्रति जो एक नौकर अगर अपने को नौकर मानता है तो किस तरीके से उनके साथ पेश होना है, और एक पूरे अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे चलते रहना, तो कितना अच्छा निर्वहन करता है। फिलहाल चारित्रिक विशेषता में इन सारी चीजों की बात करेंगे। अभी तो हम ये देख रहे थे कि गोदान उपन्यास जो दौर है 1936 का है, एक संक्रमणकालीन दौर से ये गुजर रहा है। और इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा दो चीजें। एक तो आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी देखने को मिलेगी, अच्छी बात यही है कि आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी तरफ है शहरी व्यवस्था। कहा जाता है, एक आरोप लगाया जाता है कि जो प्रेमचंद जी हैं वो शायद शहरी शहरी ना होने की वजह से शहरियों के साथ इतनी न्याय नहीं कर सके। लेकिन आप जब देखिएगा जो भी उन्होंने किया है, मालती मेहता या उनके अलावा, मालती मेहता के अलावा आप देखेंगे अलग अलग लोगों को लेके, चाहे वो मिस्टर खन्ना हो गए, मिस्टर खन्ना के साथ उनकी पत्नी का अगर आप देखें मिस कामिनी हो गई, है ना, मिस कामिनी हो गई, कामिनी के साथ आप देखिए, ये तो मिस मालती हो गई, मिस कामिनी हो गई, मिस्टर खन्ना हो गए, या आप देखिए कि ओंकार नाथ हो गए। ओंकार नाथ यानी वही जो बिजली पत्र के संपादक हैं, ओंकार नाथ हो गए। इसके अलावा भी और भी, जैसे मिस्टर खन्ना, ओंकार नाथ, ये सब तो मिस्टर तनखा हो गए। मिस्टर तनखा के अलावा भी आप देखते हैं कि दो चार लोग मतलब इस तरीके से हैं। तो मिस्टर खन्ना बहुत ज्यादा उसमें वो थे, मालती बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मेहता बहुत है, मिस मालती कामिनी भी है। तो शहरी मनोभाव को अच्छा सा सूचनांकन करने के लिए इन सारे पात्रों को आप देखेंगे। एक तरफ ग्रामीण में जब आप आते हैं कि होरी और धनिया का देख लीजिए, होरी धनिया के साथ आप देख ही रहे कि गांव के जो पंडित है, माता दीन हो, दाता दीन हो, इन सारे लोगों के, या गांव में और भी अन्य चरित्र हैं, इनके खुद के बेटे की गोबर की देख लीजिए। गोबर एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता होगा। रूपा होंगी, सोना होंगी, है ना, बहुत सारी मतलब जो पात्र हैं, खासकर जुनिया होंगी, और भोला होंगे जो गांव के हैं, जुनिया के पिता भोला हो गए, ये भी हो जाएंगे। तो इन सारे पात्रों को आप एक तरफ रख दो, एक तरफ आप शहरी पात्रों को रख दो, आपको लगेगा कि इस उपन्यास में आपको देखने को मिलता है पीढ़ी संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो ये कहा जाता है कि आप इसमें देखते चलेंगे, जब ये लगातार देखेंगे तो वैचारिक संघर्ष उत्पन्न होता है। ग्रामीण शहरी तो बात की बात है, पहले पीढ़ियों के अंतराल की टकराहट आपको गोबर और होरी में देखने को मिलती है। कैसे, यानी वैचारिक संघर्ष आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका जो समय होगा 1936 हो सकता है, होरी का समय आप देखेंगे, और जो गोबर का समय होगा, होरी के जो विचार पे होगा, उन पे जो छाया होगी, वो कहीं ना कहीं, ये भी कहा जाता है कि गादीवादी विचारधारा है, ठीक है, किसी का लेना नहीं चाहिए, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, अपना हक मर जाए तो मरने दीजिए, कोई मतलब नहीं, सबका लेखा जोखा कौन होगा। तो वो विश्वास करते हैं, उनका एक तरीके से भाग्य में बहुत अच्छा खासा विश्वास होता है कि भाग्य ने अगर मुझे अमीर बनाया तो बनाया, गरीब बनाया तो बनाया, सब स्वीकार है, अंततः भगवान ही सब कुछ है। पर गोबर जो कि वर्तमान का है, वो अपने पिता से विपरीत जाके कहता है कि क्या मतलब कि भाग्य लिख दिया गया, भाग्य में वही सब कुछ है। हाँ, उसके साथ जब न्याय होता, अन्याय होता है कि जब वो कहता है कि मैं जुनिया को लेके आता हूँ तो सारे गांव की निगाह आप देखेंगे कि मुझ पे आ जाती है। उसी तरीके से आप झिंगुरी सिंह को देख लो या और कोई को देख लो, वो अगर आप देखते हैं कि उनका जो मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित होगा, तो वो चीज जब होता है इंटरकास्ट में होता है, ये इस तरीके से उनका खुद का उसमें नहीं होता, तो फिर उस पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कोई नहीं, यानी सारी जातियां हमारे साथ, भाग का दोषारोपण हमारे ऊपर। तो जो भी समस्या हो रही है मेरे पे, वो क्यों क्यों हो रही है कि मुझे ही सारी चीजों को कहा जाए। तो हालांकि आप देखते हैं कि लगातार होरी समझाते समझाते परेशान हो जाते हैं। ये वैचारिक संघर्ष, आपको टकराव, तो ये जब भी बात आती है, जैसे एक प्रश्न अभी आपको लगा कि गोदान की चर्चा क्यों आधुनिक उपन्यास के तौर पे भी होना चाहिए। गोदान ये संघर्ष जो दिखाता है, ये आज की भी पीढ़ी की है। अगर दो पीढ़ी अगर बात कर रहे हैं आपस में, तो पीढ़ियों के बीच टकराहट क्यों आज नहीं होता? पीढ़ी के बीच टकराहट तो आज है।
पहले भी था, दोनों बेटे के बीच था। ऐसे ही आप देखते हैं कि पीढ़ी के बीच यही टकराहट आपको देखने को मिलता है। राय साहब भी इतने बड़े आदमी, उनका कुछ बहुत कुछ सपना होता है, पर राय साहब का भी अपने बेटों से टकराहट हो जाता है, मतलब वो भी स्वीकारने को नहीं तैयार है। तो वो सारी चीजें, मतलब उन सभी लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। तो ये गोदान उपन्यास में आप देखेंगे कि पीढ़ियों के मध्य जो वैचारिक विचार हैं, जो उस तरीके से मैच नहीं खा रहे हैं। एक पीढ़ी है जो परंपरा को, पहली वाली जो छोड़ना नहीं चाहती और नई प्रयोग, उसको नया प्रयोग करना नहीं है, और जो दूसरी वाली पीढ़ी है वो अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। तो पूरा समस्या आप देखेंगे ना, तो संघर्ष की सघन उपस्थिति आपको चारों तरफ दिखाई देती है। अलग अलग जैसे माध्यम हो गए कि भोला और उनकी पुत्री जुनिया के साथ हो रहा है ना। और आप मथुरा और उनके पिता में, जिनका शादी सोना से होने होला सोना से होने वाला होता है, सोना संदेश भेज देती कि अपने पिता को बता देना कि अगर वो मतलब कि दहेज मांगेंगे तो फिर दहेज तो पिता दे नहीं पाएंगे, फिर शादी नहीं होगी। उनके पिता के अपने पुत्र से ही टकराहट होती है। दाता दीन, माता दीन और सिलिया, उनके विचारों में पीढ़ीगत अंतराल आपको देखने को मिलता। होरी और गोबर में मिलता ही है। लगातार ये सारी चीजें मिलती हैं। और इतने में ही नहीं, सामंतवाद एक जमींदारी अपना ठाट बाट, सामंतवाद भी कहा जाता है। ये तो खुद ही राय साहब ने कहा कि वो उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट कर दिया कि अब सामंतवादी व्यवस्था ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। सामंतवादी क्या, मतलब कि जो जमीन का टुकड़ा है किसी के हवाले कर दिया गया, और उस पूरे जमीन के क्षेत्र पे जितना भी, अगर आप देख रहे हैं कि अनाज वगैरह हो रहा है, उस अनाज का जितना भी लगान है वो लगान सामंतवाद लेगा। सामंतवाद करें, सामंत जो सामंती होंगे, जैसे राय साहब है, इनको लेना होगा, लगान वसूलना होगा कारकुन के माध्यम से किसी, फिर जाके इनको कहाँ ब्रिटिश को देना होगा। तो सामंती व्यवस्था अपना उस समय बहुत ज्यादा था। तो अगर अनाज नहीं भी हुआ है तो भी उनको पे करना है, किसी भी तरीके से करना, उसमें ब्रिटिश का कोई हाथ नहीं, उन्हें तो समय से बस पैसे चाहिए। एक प्रेशर इन पे भी क्रिएट होता था। ये प्रेशर क्रिएट होता था, ये अपने कारकुन को कहते और कारकुन जाके वसूलता, फिर गांव वालों पे प्रेशर होता। ये लगातार चलता रहता है। और इसके साथ ही आप यहीं पे नहीं देखते, ये तो सामंतवाद दिखता ही है, लेकिन इसमें आपको जातीयता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। खासकर आप होरी की हर एक बात में सुनते हैं, वो तो गाय को भी प्रतिष्ठा से देखता है जोड़ के। गाय है वो भी मान प्रतिष्ठा है। हर एक चीज आप देखते हैं कि धर्म, बिरादरी, मर्जाद, ये तीन चीजें उसमें, धर्म, बिरादरी, मर्जाद, उसकी एक विशेषता तौर पे आप देख लें कि हर एक चीज को मर्जाद से, ये नहीं हुआ तो मर्जाद, सबसे बड़ी समस्या हर एक चीज की मर्जाद। अगर हम अपने खेत पे, अगर अपने खेत पे ही अगर हम कल को नौकरों की भांति काम करेंगे तो हमारा मर्जाद क्या होगा। यदि दूसरों की नौकरी करेंगे तो अपनी मर्जाद चली जाएगी, अपनी प्रतिष्ठा, चाहे हमें 2 वक्त का रोटी मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना धर्म नहीं जाना चाहिए, अपनी बिरादरी में रहना है। ये जो चीजें थी, आप बल्कि यही चीज होरी में देख रहे हैं ना, धनिया में नहीं देखेंगे। धनिया कहेगी भाड़ में जाए, जब वो जुनिया आ जाती है, मतलब उनका गोबर जो लेके आता है, बोला कि उनसे शादी करा के उनकी बेटी से, तो एक्चुअली इनकी जाति और सारा चीज तो हो ही जाता है। तो धनिया कहती है कोई ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। पर आप होरी को देखिए ना, होरी बिल्कुल इस चीज से डिसएग्री करते हैं। उनको भले लगता है कि धनिया को लगेगा कि नहीं सारा मैं संभाल लूंगी, पर आप देखते हैं कि होरी को वो चीज नहीं पसंद है। पर धनिया कहती है कि मैं सारा संभाल लूंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, भले ही जुनिया आ गई है और जात बिरादरी मरजात कुछ भी जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों में आपने देखा कि धार्मिक आस्था जो है ना, ये जीवन को धार्मिक आस्था से जोड़ के देखते हैं। तो कुछ जैसी विशेषता के तौर पे अगर देखिए, संयुक्त परिवार। अब बताइए कि संयुक्त परिवार की आस्था आपको होरी के अंदर इतना ज्यादा देखने को मिलेगा कि जब धनिया ये समझ गई कि जो इनका छोटा भाई है, किनका, होरी का जो छोटा भाई था, नाम क्या था उसका, हीरा, इस हीरा ने ही उसको जहर दे के मारा था गाय को। और ये सबको पता नहीं तो, लेकिन धनिया को तो पता चल ही गया था। फिर भी इस हीरा की बात को कि उसने मारा है, कबूल करने को तैयार नहीं थे। सामने पुलिस खड़ी है, सब खड़े हैं, पर क्यों? क्योंकि इसमें जात मर्जात चली जाएगी ना, मर्जात, क्योंकि एक समय ये भाई हुआ करते थे। देखिए, अलगाव होना, विच्छेदित होना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त परिवार की जो प्रबल आस्था है ना, कूट कूट कर भरी थी होरी में। वो अलग होने के बाद भी, चाहे हीरा हो चाहे शोभा हो, इन दोनों लोगों से निभाते रहे। हीरा तो तब भी शोभा तो अच्छे थे। हीरा तो आप देख ही रहे थे किस तरीके से थे, उसने गाय मारा और मार के चला गया। लेकिन संयुक्त परिवार का जो प्रेम इनमें है, इतना ज्यादा है। और हाँ, जब विपत आई तो आपने देखा,
हीरा की पत्नी आके कैसे मदद करती थी। तो संयुक्त परिवार यहाँ पे दिखेगा, धार्मिक वर्चस्व बहुत दिखेगा, बिरादरी मर्जाद ये तो मत पूछिए कि मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे जगड़न है। यही चीज आप जो शहर में देखेंगे तो आपको ग्रामीण में सारा दिख गया। ये सब कुछ चीजें हैं कि समस्याओं की जड़ भी है, क्योंकि आप परिवर्तन लाना नहीं चाहते, उन परिवर्तनों से गुजरना नहीं चाहते। पर जब आप शहरी व्यवस्था में आते हैं, इसके इतर आते हैं, शहर में जब आता है क्या नाम है, गोबर। तो गोबर शहर में आता है, एक तो वहां पे आप देखेंगे औद्योगिकरण है। अब औद्योगिकरण है और यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ख्वाब लेके इंसान चलता है। तो गोबर जब जाता है तो एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनायक होता है कि वो देखता है यहाँ पे कि पूंजीवाद, औद्योगिकरण भी है, पूंजीवाद, मतलब वहां पे पूंजीवाद पैसे से लेके बहुत ज्यादा है, नगरीकरण भी है, अर्बनाइजेशन हुआ है। जो गांव में समता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सभी चीज का उसको लोप दिखता था। कैसे, अब एक एग्जाम्पल से बताते हैं। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व को नहीं कहेंगे कि बंधुत्व तो भाईचारा वहीं पे रहता है, गांव का प्रेम तो फिर वो चीज नहीं है। पर यहाँ पे आप देखेंगे भौतिकवाद, भौतिकता कितनी ज्यादा हावी है। ई लोकवाद, यानी जो कुछ भी है यही है, जो जिंदगी है यही है। ये जात बिरादरी मर्जाद, इसका कोई बोलबाला नहीं, कोई बोलबाला नहीं है। भी तो कुछ हद तक कहीं कहीं होगा, पर वो चीजें नहीं है यहाँ पे। जब यहाँ पे गोबर जो होता है, गोबर तो आया कहाँ से है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ही पूरा घेरा हो और गोबर का पूरा आप देखिए तो यहाँ तक रहा हो, और इसके चारों तरफ अगर आप खींच देंगे तो मतलब गोबर के चारों तरफ कर ले, तो कहाँ कहाँ रहा है, कैसी जगहों पे रहा है, जाति में, बिरादरी में, धार्मिक बहुत ज्यादा हो, है ना, धार्मिक करके आप कह सकते हैं, वर्गीय, वैचारिक तौर पे आप देखेंगे कि लोल ही है सब। वैचारिक तौर पे लोल तो नहीं कह, लेकिन वैचारिक तौर पे बहुत जैसे पंगु टाइप में, मतलब उस तरीके से देखे नहीं हो खुली आग। स्वतंत्रता जीवन का क्या होता है, कोई मतलब ही नहीं है, हर एक बात पे मर्जाद आ जाना, ये गुलामी की स्थिति को, ये सारा इसका एक दायरा था, इस दायरे से गोबर निकला नहीं था। और जैसे ही इस एक दायरे से प्रवेश करता है, एक ये दायरा इसका है, ये इस दायरे में प्रवेश करता है, जो कि ये दायरा है शहर का। इसलिए हम कहते हैं कि ये उपन्यास आपको बहुत बड़ा व्यू देता है देखने को। एक ये दायरा है ग्रामीण परिवेश का, और एक दायरा यहाँ से निकलने के बाद ये है, यानी गोबर इस दायरे में रहता है जहाँ पे जाति बहुत ज्यादा हावी है ना, वर्गीय चरित्र आप देखेंगे कि चीजों को बांटा गया है, धार्मिकता इतनी हावी है, वैचारिक तौर पे लोग उस तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। गोबर यहाँ पे रहा था तो उसे इस सारी चीजों का इसे पता ही नहीं था कि इसके अलावा इतर ये भी दुनिया है कोई। जब वो यहाँ से बातचीत करके निकलता है कि मुझे कमाने निकलना है, तो यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आते ही देखता है कि यार यहाँ तो न्याय के लिए लड़ते हैं, हमारे गांव में तो लोग कर्ज ले लेते थे, कर्ज के एक दुष्चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते थे। और अच्छी बात ये देखिए कि यहाँ पे कर्ज में आप देखते कि जो बड़े बड़े वहां के लिखने वाले महाजन लोग थे, उनके पास एक कॉपी भी नहीं होती थी कि वो लगातार लिखें, और जो लोग उनसे कर्ज लेते थे उनको उसी दुष्चक्र में वो फंसाए जाते। कितने पे कितना कर्ज ऐंठ रहे, कितना ब्याज पे ब्याज वसूल रहे, वो किस तरीके से दुष्चक्र में फंसा और एक दिन वो उसका गुलाम बन जाता है, इससे तो लोग पार ही नहीं पा पाते। दूसरी चीज, अगर यहाँ वैवाहिक संबंध किसी अन्य यानी इंटरकास्ट मैरिज हो जा रही है, ऐसा कोई अपनी जाति से इतर जाके विवाह करा, तो उस गांव, पूरी गांव को इतनी समस्या है कि उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वर्गीय विविधता इतनी ज्यादा है, कास्टिज्म इतनी है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग, ये इसमें बटा वो उसमें बटा, वो उस थाली में खाएगा वो उस थाली में खाएगा। आप लगातार देखते होंगे एक होरी को, जो वहां के पंडित है ना, भले ही उसको सब कुछ दे रहा है, लेकिन लगातार होरी हमेशा हाथ जोड़े हाथ जोड़े हाथ जोड़े मिलते हैं। और इसी तरीके से वैचारिक तौर पे भी हम देखते हैं कि लगातार वो वैचारिक तौर पे भी ये लोग उतनी सोच नहीं रखते कि हर बात को काट प्रस्तुत कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते। पर जैसे ही वो शहर में उसका आगमन होता है गोबर का, क्योंकि ये नई पीढ़ी का टकराहट आपको देखने को मिलता है, जैसे ही नई शहर में जाता है, आपने देखा कि एकदम शहरी चकाचौंध बिल्कुल विपरीत, खास करना आपको जातीयता दिखती है, ना वर्गीयता दिखती है, ना जाति वैमनस्यता दिखती है, ना धार्मिकता का बोलबाला दिखता है। वैचारिक तौर पे सब लोग अपने हितों की लड़ाई के लिए यहाँ अग्रसर है,
कोई किसी के उससे संबंधों में फालतू का टांग नहीं अड़ा रहा है। आपको यहाँ पे स्वतंत्रता देखने को मिल रही है, न्याय के लिए लोग लड़ रहे हैं, पूंजीवाद का बोलबाला देखने को मिल रहा है, नगरीकरण की एक स्थिति इस लेवल की जाके देखने को मिल रही है कि यहाँ सब अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। भौतिकतावाद, जीवन में जो है सब कुछ यही है, ये नहीं कि जो कुछ बचा है वो परलौकिकवाद जैसा कोई काम ना, ऐसा नहीं करते हैं। और यही गोबर जब कुछ दिन बाद आता है गांव में, और आता है जब सारे लोगों से इस तरीके से बात करने लगता, तो लोग चकित हो जाते हैं कि दो तो अक्षर पढ़ के आ गया, तो कैसे पढ़ के आ गया। ये देखिए दोनों की खाई थी, अगर इस खाई को पाटा जा सकता है, जो आप लास्ट तक देखते हैं कि जो हाल होरी का होता है, यानी होरी का अंततः मृत्यु तक आप देखते हैं कि गोदान कराया जाता है। एक किसान जिसने ऐसा भी नहीं कि लगातार मेहनत नहीं किया हो, और उस मेहनत का लगातार उसका पैसे का, जैसे धन का निष्कासन का सिद्धांत पढ़ते हैं, उस पैसे का उसका कहाँ चला जाता, लोप हो जाता, उसे खुद नहीं पता। अगर वो लोग न्याय के लिए और इस तरीके से इस दुष्चक्र से मुक्त होते, यहाँ की इतनी समस्याओं से मुक्त होते, इतने कम उम्र में होरी नहीं जाता। फिर आपने शुरुआत में जब उपन्यास को पढ़ा तभी होरी ने हिंट कर दिया था कि 36 भी उस तरीके से नहीं जी पाएगा, और आपने देखा था वो चीज सुन के जो धनिया थी उसको कितना दुख हुआ था, तो उसने कहा था साठे पे बैठा, और ऐसा करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि साठे पे बैठा तो वो होता ना जो घी खाता दूध खाता है, और धनिया मैं तो उतना दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरी स्थिति है, जिस तरीके से मेरा खान पीन है, जो पोषण स्तर होना चाहिए, जो स्वास्थ्य का एक होता नहीं कि आप लाइफ साइकिल में आप देखते हैं कि आपकी लाइवलीहुड नहीं, एक तरीके से आजीविकोपार्जन का जो साधन है, या आप कितना अच्छा भोजन ले रहे हो, पौष्टिक भोजन ले रहे हो, बहुत कुछ निर्धारित करता है कि आपका आयु कितना होगा। अल्पायु में इस तरीके से बहुत कम उम्र में जब वो चीज को कह रहा है, तो वो चीज प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि हमारी ऐसी बदहाली है, हम इस स्थिति से पार नहीं पा सकते, इतनी कम उम्र में पार नहीं पा सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं थी, और लगातार आप इन चीजों को देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कुछ बता रही हूँ तो इसके आधार पे अगर आप कोई क्वेश्चन देखें तो थोड़ा बहुत आप हिंट कर सकते हैं। एक तो है जैसे गोदान में चित्रित नई पीढ़ी के क्रांतिकारी युवक गोबर के चरित्र की विशेषताओं, तो जैसे अभी बता रहे थे कि गोबर क्रांतिकारी क्यों हुआ। गोबर तो वही हुआ ना कि एक तालाब में ऐसा मान लीजिए कि मछली यहीं तक रही हो, और उस मछली ने चारों तरफ अपने देखा क्या क्या व्यवस्था से घिरी हो, उसको कुछ आभास नहीं होता। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर उसको पता चलता है कि नहीं, इसके इतर भी यहाँ सब बहुत कुछ चीजें हैं। तो जब तक उसको नहीं पता था कि इसके इतर भी बहुत कुछ चीजें हैं, उसको तब तक कोई आइडिया नहीं था। जब वो गया और देखा कि हमारे गांव में इस तरीके से अन्याय हो रहा है, न्याय जैसी भी कोई व्यवस्था है, जस्टिस भी कुछ होता है, होरी बहुत बदल गया। होरी आया, बहुत क्रांतिकारी हो गया। यहाँ तक आप देखते हैं कि होरी, गोबर कह रहे, गोबर उनका पुत्र, होरी का पुत्र गोबर। और इसने देखा जब मिल में स्ट्राइक वगैरह हुई तो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। इवन गोबर बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी था, वो आया न्याय दिलाने के लिए, अपने पिताजी को भी काम किया और सारी चीजों को किया। तो उसकी चारित्रिक विशेषताओं को कि कैसे वो क्रांतिकारी युवा में बदला, और एक नई पीढ़ी के आप देखें कि प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में वो कैसे उभर के आया। तो उसकी विशेषता भी बतानी, उसकी सीमा भी बतानी है कि कहाँ पर जाके वो गच्चा खा जाता है, कहाँ पे जाकर के उसकी सीमा, यानी उससे बाहर वो जाके सोच नहीं पाया। ये भी है। अगर ये क्वेश्चन देखें कि गोदान में प्रेमचंद ने ग्राम्य जीवन की यथार्थ अंकन तो किए ही है, साथ ही मालती के माध्यम से स्त्री विमर्श और आधुनिकता का चित्रण किया। सही बात है। आप ग्राम्य जीवन का यथार्थ अंकन है, हमने कहा, तो इस उपन्यास में सबसे खास बात तो यही है ना कि आपको एक साथ दो व्यू देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपको शहरी भी देखने को मिल रहा है, एक तरफ ग्रामीण वाला भी मिल रहा है। एक तरफ आप मालती मेहता की जोड़ी देख रहे हो, एक तरफ मालती मेहता को देखने के तो दूसरी तरफ आप होरी धनिया की जोड़ी देख लो। समानांतर एकदम जोड़ी देखो कि वैचारिक तौर पे वो कहाँ खड़े हैं, ये कहाँ खड़े हैं, बहुत ज्यादा आपको अंतराल देखने को। और मालती का आप सशक्त किरदार की, जिस मालती को तितली तितली कहते हैं, एक बार उसमें चारित्रिक रूप से इतना परिवर्तन आता है, तो स्त्री विमर्श का भी मुद्दा उठाती है, आधुनिकता का चित्रण देखने को मिलता है। मिस्टर मेहता के माध्यम से जो सभी के सामने एक स्पीच दिया जाता, भाषण दिया जाता नारी को लेके, तो उनका विचार आपको देखने को मिलता है। तो गोदान में जो हमने अभी तक बताया आपको कि पीढ़ी संघर्ष इस तरीके से, और इस बात को लेके ये कहा भी है, रामविलास शर्मा ने कहा भी है, होरी और गोबर की बातचीत एक पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकार को पहचानने वाले एक नए किसान चेतना की टक्कर है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो आप देख रहे हो ये टकराहट छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। खुद रामविलास शर्मा जी कहते हैं, और हमें कभी कभी कोट भी करना होता है कि इस चीज को जस्टिफाई कैसे करें। अपने से तो जस्टिफाई हम कर नहीं सकते हैं, उपन्यास पढ़ के ऐसा तो है नहीं कि साहित्यकार हो गए हम।
तो कोई बड़े साहित्यकार जब कोई चीज पढ़ते हैं और उसका कुछ निकालते हैं क्रक, तो रामविलास शर्मा जी ये जैसे कहते भी हैं कि जब आप होरी और गोबर की तुलना करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप एक गिरगाहट बिरगाहट टाइप में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो होरी गोबर जब बातचीत करते हैं और हर एक चीज में आप देखो कि कोई युवा टाइप में बात कर रहा हो, उसकी सोच अलग हो, और एक जो पिछड़ा वाला उस टाइप में हो, तो उनकी बातचीत में आपको लगातार एक टकराहट देखने को मिलती है और लगातार वो चीज इनके में टकराहट देखने को मिलती है। तो होरी के बारे में देखिए, होरी और गोबर की बातचीत के बारे में कहा जाए तो ये जो बातचीत है ना, वो एक पिछड़े वर्ग की बताए जा रहे हैं कि एक जो है एक पिछड़े और पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकार, पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकार के, है ना, पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकार की, वो अधिकार जो एक चेतनशील अपने और अधिकार और चेतना की टक्कर है। देखिए ये जो दो चीजें रामविलास शर्मा ने कहा, रामविलास शर्मा को हम लोग ज्यादातर मार्क्सवादी में ऐसा काउंट करते हैं, और मार्क्सवाद आप लगातार वैचारिक तौर पे मार्क्सवाद है, यथार्थवाद और आदर्शवाद बनाम यथार्थवादी, इन सारे का कन्फ्लिक्ट जो है, ये इनका क्रक्स क्या है वो बताएंगे। फिर भी रामविलास शर्मा जी द्वारा अगर ये चीज कहा गया है तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि रामविलास शर्मा जी शोषक और शोषित लेके दोनों चीजों को, एक शोषक तबका है, शोषित तबका को लगातार ये शोषक उसको चूसे जा रहा है। और एक ऐसी इस पूरी व्यवस्था में आप देखते हैं कि जो आपका क्या है, पूरी व्यवस्था में इस शोषक जो है और शोषित जो है, शोषित को क्या है कि उसका किस तरीके से शोषण हो रहा है। एक जो सम्भ्रांत वर्ग है, सम्भ्रांत वर्ग के बाद एक जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग का लगातार शोषण हो रहा है, और उसे इस चीज का आभास भी नहीं, वो लगातार कर्म अपना किए जा रहा है, कर्म किए जा रहा है। ये कुछ वही हाल हुआ कि जैसे होरी जैसे किसान जो लगातार अनवरत क्या कर रहे हैं कि लगे पड़े हैं, पर उनको न्याय नहीं मिल रहा, जस्टिस नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे महाजन हैं जो उनको एक दुष्चक्र में फंसाए हुए हैं। रामविलास शर्मा का ये कहना गलत नहीं होगा कि वो किसान अपने अधिकार और चेतना की टक्कर, यानी ये जो आया है गोबर, जो गोबर जाके देखा कि जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है, वो जाके नगर में जाके इस चीज को देखा है, वो अपने अधिकार और चेतना की बात करता है, तो वो गलत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अन्याय के विरुद्ध, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जो आज तक होरी ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? होरी को लगता था कि जो न्याय या अन्याय मेरे साथ हो रहा है उसको भगवान देख रहे हैं। ये दो वैचारिक, आप बिल्कुल मतभेद देखिए, ये वैचारिक स्तर पे एक सोचता है कि भाग्यवादी, भाग्य यानी सब कुछ भाग्य भरोसे है, एक कहता है कि नहीं, कर्म, अगर लाठी पड़ी है तो एक लाठी लगाएंगे तभी काम बनेगा, ऐसा करके न्याय जस्टिस ऐसे मिलेगा। तो रामविलास शर्मा का आपने देखा कि बेसिकली आपने देखा है कि पूरा मार्क्सवाद ही यही कहता है कि जो वंचित तबका है, जिनका लगातार शोषण हो रहा है, उसको आवाज उठाना पड़ेगा, एक क्रांतिकारी के तरीके से एक बहुत बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो वरना ये जो सम्भ्रांत वर्ग है वो लगातार आपको दबाता चला जाएगा अगर आप नहीं बोलोगे। तो ये कहता है, तो रामविलास शर्मा जी का कहना भी गलत नहीं है। और लगातार आप होरी और जो गोबर है उनके बीच में अगर टकराहट की और भी कड़ी देखेंगे, तो जैसे होरी है वो कहते हैं कि लगातार की ऊंच नीच या विषमताएं जो ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं, और वो यथा स्थितिवाद को, जैसा भी जो सिचुएशन है यथा स्थितिवाद को, वो यथा स्थितिवाद जो होता है, यानी यथा स्थितिवाद जैसी स्थिति होती है मान लीजिए वैसे ही, तो यथा स्थितिवाद को बनाए रखना चाहता है, वो उसी तरह स्वीकारता है। होरी ऐसे ही कहता ना कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते, संपत्ति जो होती बड़ी तपस्या से मिलती, यानी वो तो क्वेश्चन ही नहीं लगाता कि राय साहब की जो संपत्ति आ रही, कारकुन लेके जा रहा है, वो हमारे खजाने से लेके जा रहा है, वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो होरी का मानना है कि भैया ये जो संपत्ति वाले हुए, जो अमीर वर्ग हुए, अपने कर्म से हुए, आज नहीं, इन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था, पिछले जन्म में इन्होंने किया था। होरी बड़े भगवान के घर से, वो कहता कि होरी कहता है कि छोटे बड़े वो भगवान के बन के आते हैं घर से, हम अगर गरीब हैं तो हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ खराब काम किया होगा, ऐसा इनका मानना है। गोबर कहता है ये सब बकवास चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये भगवान के घर से कोई आया और कहा कि हम गरीब इसलिए हैं, गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम पिछले जन्म में अच्छा काम नहीं किए। पर होरी और गोबर का तर्क क्या देखिए, उसने कहा कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए, इस जन्म की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये पूर्व जन्म में, ये उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे काम किए, इस वजह से वो आनंद आज भोग रहे हैं। आज राय साहब अगर मार रहे हैं, सुटका मार रहे हैं, तो वो उनके पूर्व जन्म का कर्म है। लेकिन गोबर कहता है ये सब कहता है कि गोबर जो उनका बेटा होता है वो कहता है कि ये सब जो बात है ना वो समझाने की बात है। और फिर जो मैं जिस तरीके से लॉजिकल होके सोचता हूँ,
तो उसमें अगर आप ये समझाओगे तो ये समझ आपका काम नहीं करने वाला। कहता है कि यहाँ पर जिसके हाथ में लाठी, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को कोट करके मतलब बताने लायक है कि दोनों पीढ़ियों के बीच टकराहट कैसे है। ये जो स्टेटमेंट वो कहता है ना कि यहाँ से आपको बहुत चीजें मिल जाती है। जैसे यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जिसके हाथ में, यानी जिसके हाथ में क्या है, लाठी है, जिसके हाथ में लाठी है, ये वो कहता है कि यहाँ पर जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये गोबर का स्टेटमेंट है। और अपने पिता की प्रक्रिया में कहते हैं, जब उसके पिता यथा स्थिति की बात करते हैं, उससे उससे अलग होने की बात नहीं करते, वो पुनर्जन्म की बात करते हैं, वो कर्मवाद की बात करने के बजाय किसकी बात करते हैं? भाग्यवाद की बात करते हैं। इसका ये खंडन करता है इन सारी चीजों का। वो कहता है नहीं, यहाँ पर जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है और यहाँ पे उसी की चलती है। और होरी के बारे में और भी चीजें, होरी फिर कहते हैं कि देखिए, होरी फिर अपने बेटे को समझाते, लगातार उनकी बातचीत चलती रहती। होरी फिर कहते हैं कि हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जाते, जा ही नहीं सकते। यानी कि जो गोबर है, जिस दुनिया से वो शादी करना चाहता है, और वो एक तरीके से आपने देखा, वो ग्वाला की उस तरीके से बेटी होती है, तो वो उससे शादी करना चाहता है। और गोबर को लगता है इसमें गलत क्या है, जब गांव के ही झिंगुरी सिंह कर सकते हैं और माता दीन दाता दीन जो भी थे वो सब कर सकते, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझ पे कोई पाबंदी क्यों लगाए? मैं स्वतंत्र प्राणी नहीं हूँ? तो इनके पिता इनको समझाते हैं, कहते हैं कि हम सब बिरादरी के चाकर हैं। फिर से आ गई बिरादरी, यानी बड़े लोगों के लिए बिरादरी और इनके लिए कोई बिरादरी का कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा हम सब बिरादरी के चाकर, उसके बाहर नहीं जा सकते। गोबर ने कहा, रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। कितना ढंग का बात का है। और ये जो जात बिरादरी के चक्कर आप लगा रहे हो ना, कोई जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं, घर पे खाना खाया है, बिरादरी से नाता रिश्ता तोड़ ले, कोई मतलब नहीं है उसका, तोड़ ले, फर्क ही नहीं पड़ता, डजन मैटर। बस हमारे पास पैसा होना चाहिए, पैसा हो तो सब जूता चाटने आएंगे। ऐसा गोबर का स्टेटमेंट होता। बिल्कुल आप देखते हैं कि रिएक्शनरी एकदम होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक युवा जोश से ये युवा क्रांतिकारी के रूप में कैसे उभर के आता है। और आप उस समय देखिए 1936 में ये बात कौन कहलवा रहा है? ये बात दो पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद जी कहलवा रहे हैं। यानी आज की पीढ़ी का दर्द भी बयां करें कि आज की पीढ़ी जब अपने बड़े यानी पुरानी वाली पीढ़ी से जब टकराहट होती है, वो भी अपने ऐसे नए नए विचार थोपते रहेंगे। वो बताते रहेंगे यथा स्थितिवाद, पुनर्जन्म, बिरादरी है, चाकर है, बेइज्जती हो जाएगी, मरजात मर जाएगी, क्या क्या चीजें बताते हैं। और आप देखते हैं कि लगातार जो है आज की युवा के भी प्रतिनिधि के तौर पे गोबर लगातार उन बातों को काटता है कि कुछ नहीं, पैसे हैं तो सब कुछ है। यहाँ पर जिसके हाथ में पैसे उसी की भैंस, उसी की लाठी है, सब वही है। और फिर उनसे बात होती है। होरी एक तो आप देखते हैं कि संयुक्त परिवार में आस्था रखते हैं, तो उनका परिवार भले ही भाइयों से अपने अलग है, हीरा से अलग है वो, और शोभा से अलग है, फिर भी उनका मन ना संयुक्त परिवार से एकदम जुड़ा हुआ है। लेकिन आप उनको देखिए, गोबर को जैसी पत्नी को लेके आते हैं और तैयार हो जाते हैं कि लखनऊ लेके जाना है। और जब लखनऊ लेके जाना होता है तो फिर उसकी मम्मी होती है जो धनिया समझाती है कि भाई क्यों लेके जा रहे हो, वहां पे वो बच्चा कैसे पलेगा, छोटा बच्चा है, शहर है, कुछ नहीं हो पाएगा। होरी कहते हैं कि अपने भाई लाख बुरे हैं तो अपने भाई ही है ना, अपने हिस्से बकरे के लिए सब लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़ी ही बढ़ जाता है। तो गोबर कहता है क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। वो आपस में सब लड़ाई वड़ाई करते हैं, तो फिर वो कहता है कि गोबर का मन होता है कि उसको लेके जाना है, तो उसको समझाया जाता है कि गोबर तुम अलग क्यों हो रहे हो। जबकि गोबर कहता है कि मैं इस गांव में रहकर कमाई नहीं करना चाहता। जिस गांव में लगातार कमाई करो, उगाही करो, खाने वाला कोई दूसरा बैठा है, जो आपके हाथ में एक रुपया नहीं आता है, उस गांव में रह के आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। पर होरी को क्या लगता, अपना गांव तो अपना है, अपने लोग तो अपने हैं, चाहे वो लाख बुरे हों। पर वो चीज गोबर को समझ नहीं आती। गोबर लखनऊ निकल जाता है, वो छोड़ छाड़ के निकल जाता है। और टकराहट भी आती है जैसे भगवान के मुद्दे पे। धर्म में इतना अखंड आस्था है कि ये बराबर उनका जो धर्म वाले हैं ना, निरंतर उनका शोषण करते, शोषण नहीं किए। जब होरी की मृत्यु हो गई, जब वो सैया पे है, पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, तब भी आ गए गोदान करने। और गोदान करते करते जो पैसा था, धनिया ने वो भी निकाल के रख दिया। यानी जाते जाते जो व्यक्ति अपने जन्म में पूरे गाय का दूध नहीं ढंग से पी पाया हो, उसका इन लोगों ने गौदान करवा दिया। होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते ना, देखिए उसकी बात जब लगातार हो रही थी, जब आया, और एक तो उसको इतना चूसता था, आपने देखा होगा एक पंडित जो है उसमें लगातार इतने पैसे उससे ऐंठता रहता है। जब गोबर आया उधर शहर से,
तो शहर से जब आया तो उसने देखा कि कितना वो चूस रहा है, इससे पैसा कितना होरी से लिया, तो होरी से वो निकलवाए और पूरा इन्होंने जोड़ा कि देखे कि लगातार ये ब्याज भरते भरते इतना ब्याज वो निकलवा ले रहा है। तो उन्होंने देखा कि वो तो बहुत गलत कर रहा है। वो पंडित के पास गए, तो पंडित से लड़ा उड़ा, बोला कि सही सही ब्याज व्याज अपना जोड़ के बताओ, वरना फिर लगवाएंगे, फिर चक्कर लगवाएंगे, न्यायालय वगैरह ले चलेंगे। भैया आजकल तो ये न्यायालय सुने, आजकल का क्या कह रहे हैं, ये लोग न्यायालय तो सुने नहीं। अब कह रहे हैं कि जो ज्यादा नशे में आए वो बाहर से दो चार पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन गोबर भी आप देख रहे थे कि जबरदस्त हो गया था, डरने लगे थे गांव वाले। अब होरी को क्या लगता है कि मेरे पुत्र ने गलत कर दिया, भाई ऊपर जाएंगे तो फिर जवाब कैसे देंगे भगवान को। होरी उसको अपने बेटे को समझाते हैं, भैया सुन, होरी के पेट में लग रहा है कि देखो किसान जो अगर किसी और का पैसा होता तो ये मार लेते, होरी कोई दिक्कत नहीं। पैसा मारे तो मारे कैसे, किसी पंडित का, अरे भाई पंडित तो भगवान के समान है, अब उनका कैसे मार लेंगे पैसा। तो कहते होरी के पेट में धन की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम तो ब्राह्मण के पैसे की है। उसकी एक पाई दब गई तो समझ रहे हैं, हड्डी तोड़ के निकलेगी। ये प्रबल आस्था नहीं है तो क्या है, हड्डी तोड़कर पैसे निकल रहा है इनका। अगर किसी और का होता दबा लेते, किसी गरीब का भी हो तो भी दबा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ब्राह्मण का दबा लिए तो हड्डी तोड़कर ये पैसे निकलेगा। गोबर कहता है कि ये पाप धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन इसलिए भी होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का मतलब कि भजन करें। तो हम देखें गोबर का भी तर्क सही है कि ये जो जितने लोग पूजा पाठ करते हैं दबा के रखे हैं तो करते हैं। अगर कोई भूखा जो व्यक्ति है, भूखा अगर व्यक्ति कोई मिल जाए आपको, तो भूखा व्यक्ति का अगर हम भजन करते देख लो तो जाने, भाई जिसके पेट भरने को नहीं है वो भजन कर रहा है, वो भजन करेगा कैसे, भजन करेगा वो। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि इस होरी की संपूर्ण मानसिकता ने है, जैसे ही राय साहब वगैरह ढाल दिए हैं, जी हजूरी करने वाला, जिस तरीके से मतलब कि एक तरीके से जमींदारी व्यवस्था में कैसे रहना है, एक नौकर के तरीके से कैसे रहना, वो उनके मस्तिष्क पर एकदम समझ ले कि जैसे मस्तिष्क वाला ज्वर बुखार ऐसा चढ़ गया है, बिल्कुल उस टाइप में। वो वहां से तब्दील होना ही नहीं चाहते। और होरी अंततः ये समझा देते हैं कि जो 10 रुपए महीने का भी नौकर नहीं, क्योंकि गोबर जा रहा है नौकरी के लिए, गोबर से कह देते हैं भैया तुम जा रहे हो नौकरी के लिए। कहते हैं जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वो अभी हमसे कच्चा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता, खेती में जो मर जाता वो नौकरों मुक्त नहीं है। यानी जो गोबर जा रहा है, गोबर नौकर बनने जा रहा है शहर में। अब नौकर जा रहा है तो भैया मरजात से कोई मतलब ही नहीं, उसका ताल्लुकात ही नहीं है। कह रहे चाहे जिंदगी भर मर जाओ अपने खेत में, लेकिन खेत में मरजात तो है, प्रतिष्ठा तो है, प्रतिष्ठा गांव वालों को दिखाने के लिए। लेकिन तुम जो जा रहे हो नौकरी करो उसमें मरजात नहीं है। गोबर कहा ये अकेला 100 कमाएगा, यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है। मतलब ओवरऑल आपने देखा लगातार इन दोनों में गोदान में पीढ़ी संघर्ष और वैचारिक टकराहट कहाँ कहाँ नहीं मिली। यथास्थितिवाद पे, वैचारिक विषमता पे, धार्मिक आस्था इतना पुरजोर समर्थन करने वाला, सामंतवादी समाज के अनुरूप एकदम ढला हुआ, जो पारिवारिक आस्था है, पारिवारिक संयुक्त परिवार की आस्था उससे एकदम बुना हुआ है। मरजात जाति बिरादरी इतना अंदर तक पैठ बनाए हुए, उसी के विरुद्ध में उनका खुद का बेटा गोबर बिल्कुल विपरीत हर एक चीज का काट देता है। तो मतलब ये उपन्यास इसलिए कहा जाता है कि आप देखिए कि क्या हाल होता है लास्ट तक। तो होरी का आप देखिए कि क्या हाल होता है लास्ट तक, कैसे उनका अंत हो जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि जैसा कि उपन्यास ही अपने आप में है, यही तो उपन्यास को खास भी बनाता है कि आपको लास्ट तक पढ़ते पढ़ते लगता है कि जो इतना न्याय के साथ रहा उस व्यक्ति के साथ इतना अन्याय कैसे हो गया। तो देखिए लगातार इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, और अभी ये सीरीज 2-3 दिन मतलब चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक ही करवाया है। एक टॉपिक कैसे करवाया, मतलब एक तरीके से देखिए तो टॉपिक में आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कराया है, दो पीढ़ियों की टकराहट की कथा, बस अभी मैंने ये कराया है। अभी तो मुझे गोदान में जातीय समस्या को, होरी के चरित्र को, मनोवैज्ञानिक रूप में इसका कैसे प्रयोग हुआ है, गोदान का नामकरण कैसे हुआ है, ऐसा बहुत कुछ टॉपिक पे। और सबसे बड़ी बात तो गोदान को एक महाकाव्यात्मक उपन्यास जो कहा गया है, वो उपन्यास महाकाव्यात्मक कहा गया तो क्यों कहा गया, ये सारी चीजें, कि अगर इसको महाकाव्यात्मक उपन्यास की श्रेणी में रखा गया तो ऐसा क्यों रखा गया। इन सारी चीजों पे हमें लगातार डिस्कशन करना, होपफुली आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सेशन। और अपना साथ बनाए रखिए, है ना, प्रोसीड करवाते रहिए आगे। बाकी ठीक है, धन्यवाद।